सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस हमेशा मुतनाज़ा रहा है। जीतने वाला जीतता है, खुशी मनाता है, हारने वाला हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। ये आज की बात नहीं है, 1970 के अलावा जब जब इलेक्शंस हुए हैं, जब जब रेफरेंडम भी हुआ है, तब तब अवाम ने हारने वाले की जानिब से धांधली का शोर मचाया जाता रहा है। और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम ऐसा है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं। यानी अगर सेनेट इंतखाबात के अंदर कोई शख्स किसी एक जगह पर स्टैंप लगाता है और थोड़ा सा भी मोहर आगे पीछे हो जाती है तो उसका वोट मुस्तरद करार दे दिया जाता है। यही हाल इलेक्शन प्रोसेस का है, चाहे आम इंतखाबात हो या ज़मनी इंतखाबात हो। वोट के रिजेक्ट होने का जो स्टाइल है, जो तरीक़ाकार है, वही क्वेश्चनेबल है। वोट डालने का स्टाइल और तरीक़ाकार वो क्वेश्चनेबल है। आज 21वीं सदी के अंदर जब दुनिया इंतहाई डिजिटलाइज हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लोग घर बैठे अपने इजहार हक के राय दही कर सकते हैं। उनके पास तमाम तर ये हुकूक होते हैं कि वो अपने हक का इजहार करें, जिसको चाहे वोट दें। वो बाद में कैंसल हो ना हो, कंसीडर हो ना हो, ये अलग मामला है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हालात जूं के तू हैं। आप डस्का इंतखाबात को देख लें, ज़मनी इंतखाब की बात कर रहा हूं, या आप फिर NA 249 के ज़मनी इंतखाब को देख लें। यानी 21.6% टर्न आउट के ऊपर आप ये डिसाइड करेंगे कि जीतने वाला कौन है। और जीतने वाला जो 21.6% टर्न आउट में से सिर्फ 5% लोगों का मैंडेट ले पाता है, आपने उसको विनर डिक्लेयर कर दिया है। तो आखिर कोई मिनिमल लिमिट तो होगी कि टर्न आउट टोटल कितना होना चाहिए, उसकी मिनिमल लिमिट क्या होनी चाहिए, तभी आप किसी की जीत या हार का फैसला कर सकते हैं। चलें, जीत या हार का फैसला तो आपने करना ही करना है, लेकिन यह कौन तय करेगा कि हमेशा इंतखाबात के बाद या रिकाउंटिंग का दावा किया जाता है, उसकी दरख्वास्त दी जाती है, या फिर रीपोलिंग का दावा या उसकी दरख्वास्त दी जाती है। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं। जब 21st सेंचुरीज के इस 21वें साल के अंदर एक मुल्क के वजीर आजम की जानिब से अपोजिशन को यह दावत दी जाती है कि आइए आप लोग मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठिए, आपके साथ हम बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली के मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उस मुज़ाकराती पेशकश की दावत को ही हवा में उड़ा दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर कहीं ना कहीं से तो रिफॉर्म्स की इब्तिदा करनी है। सेनेट इंतखाबात में भी यही हुआ कि जब शो ऑफ हैंड की बात हुई तो सारा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि यह तो कानून के मुताबिक या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तमाम चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉसिबल नहीं है, अगर उसी बाय बुक के तहत ही आपको चलना है तो रिफॉर्म्स कब होंगे, इस्लाहात कब होंगी, इस्लाहात कब होंगी? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके ऊपर बात करना बनती है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, आखिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे होंगे? ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान, माहिर आइन और कानून, जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आपके दिए हुए बयानात खबर की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुल्क के मारूफ कानूनदान और सियासतदान जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब आज इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अब दावत दी गई, मुज़ाकराती पेशकश की गई अपोजिशन को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उसको मुस्तरद कर दिया है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से मुज़ाकराती पेशकश थी। शहबाज शरीफ साहब ने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इस्लाहाती मुज़ाकराती पेशकश को कैसे देखती है? सर बैरिस्टर साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इस पेशकश पे तो फैसला करेगी और पार्टी जो इज्तिमाई तौर पर ही फैसला करेगी
मेरी एक कोई ज़ाती राय अभी तो हो सकती है इस वक्त, लेकिन पार्टी की तरफ से तो इस पे बाकायदा इस इनविटेशन को देख के ही बात होगी। हमारी पोजीशन रही है, ये बड़े अरसे से है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए और धांधली का हर इम्कान ख़त्म होना चाहिए। ये हमारी पोजीशन बहुत अरसे से रही है। हमने जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे जी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और कुछ नैब में रिफॉर्म्स उस वक्त भी पेशकश की थी उनको। और खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे कौमी असम्बली में और मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था सेनेट में। हम दोनों और हमारे चंद और साथी, सीनियर साथी जी रज़ा रब्बानी जैसे, हम गए थे उनके पास बिलखसूस जब इमरान और ताहिरुल कादरी धरना दे रहे थे बाहर पार्लियामेंट के। जी जी और हमने उनसे कहा और सजेस्ट भी किया क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी चाहिए, पर उन्होंने कुछ हमारी बात को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी। और कुछ चंद ऐसे दोस्त थे मुस्लिम लीग नवाज में जो समझते थे कि इसका ये कोई नैब में अमेंडमेंट करने का या कोई और ऐसी अमेंडमेंट करने का फ़ायदा सिर्फ हम ही उठाना चाहते हैं और उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। तो वो रह गई थी बीच में, बाद में भी होती रही हैं बातें। तो आपको लगता है बैरिस्टर साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसके ऊपर जो एक रिजिड मौक़िफ़ रखे हुए है उसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि उनको डर है या कोई खौफ है, या फिर वाक़तन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना दुरुस्त नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए? आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाती राय क्या है इस पर? एक हमने सोची थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका जो बार काउंसिल अपने इंतज़ाम में लाती हैं। उसमें होता यह है कि आप बटन जब दबाते पहले तो अंगूठा लगा रखते हैं और अंगूठे से वोटर आइडेंटिफाई हो जाता है, और अगर वो वोटर मतलब है एक लिहाज से ठीक अंगूठा पढ़ लेती है मशीन, तो उससे कोई और दूसरा वोट किसी और पोलिंग स्टेशन पे भी उसका नहीं डाला जा सकता। वो थंब इम्प्रेशन को पढ़ लेती है मशीन। उसको पढ़ने के बाद मशीन आपके सामने स्क्रीन पे कैंडिडेट्स के नाम दे देती है और एक तरह बैलेट बॉक्स स्क्रीन पे आ जाता है। उस पर आप उसी अंगूठे से जिस पे वोट डालना है, जिसको वोट डालना है उस नाम को दबा देते हैं। अब ये वोट पड़ जाता है, पर सिर्फ वोट नहीं पड़ता, एक प्रिंट आउट निकल के और आपके हाथ में आ जाता है। मशीन जो सीक्रेट इलाके में ही होती है जहाँ सिर्फ आप होते हैं, और वो प्रिंट आउट से आप पढ़ सकते हैं कि क्या मेरा वोट सही दर्ज हुआ है और सही कैंडिडेट को गया है कि किसी और को। और वो प्रिंट आउट आप अपने पास रख सकते हैं। जब आप प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं तो आपके पार्टी के अल्टीमेटली वोट भी उस तरह दोहरे अंदाज से काउंट हो सकते हैं। एक वो जो कास्ट हुए इलेक्ट्रॉनिकली और मशीन ने भेज दिए, और एक जो आपके हाथ में है। तो इससे एक एलिमिनेट हो सकती है वोटिंग कोई धांधली इससे। लेकिन एक चीज़ आ सकती है, एतराज़ इस पे ये हो सकता है कि ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट को ख़त्म कर सकती है। अगर मैं उसके बाद बतौर लीडर ऑफ दी पार्टी अपने वोटर से उसका वोट डाला हुआ मंगवाना शुरू कर दूँ, तो वो सीक्रेसी इसमें मजरू होती है। बैरिस्टर साहब देखिए, रिफॉर्म्स तो नाम ही ऐसी चीज़ का है जो बिल्कुल नए सिरे से हो या नए अंदाज से कोई चीज़ पेश की जाए। अगर बाई बुक से ही चलना है तो फिर तो अब अरसा दराज से ये सिलसिला पाकिस्तान जैसे मुल्क में चलता आ रहा है। अब 21वीं सदी में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मोहर अगर एक जगह से एक कोने से थोड़ा सा बाहर भी लगी है तो वोट मुस्तरद है या नहीं है, और इसका सोल फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है।
तो ये जो सूरत हाल है, इससे आखिर कभी ना कभी तो निकलना है, चाहे इमरान खान करें आज से 3 साल पहले होता या आज से 5 साल बाद में हो, आखिर कभी ना कभी तो होना है। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई, हम वैसे के वैसे मैनुअल सिस्टम में फंसे हुए हैं बैरिस्टर साहब। हाँ, वो ये एतमाद की बात है, एतमाद नहीं है लोगों को अपने एडवर्सरीज पे, अपने मुखालफिन पे, और वो हर पल कोई समझता है कि दूसरी पार्टी के हाथ में हुआ, तो अगर मैं समझूंगा कि अगर नून लीग के हाथ में हुआ तो नून लीग उस मशीन में कुछ इस तरह की इंजीनियरिंग कर देगी कंप्यूटर पे कि हर 50वें वोट के बाद 2 एक्स्ट्रा वोट मुझे पड़ जाएंगे मेरी पार्टी को। तो कुछ ये एतमाद की भी बात है और इंडिपेंडेंट मशीनरी की बात है। अब इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त है वो कहने को तो इंडिपेंडेंट है, पर अब आप देखें कि मरियम साहिबा कहती हैं कि मेरा सेनेट के इलेक्शन में हमारा नोट नहीं चला, हमारा टिकट चला। बिल्कुल बोला उन्होंने। अब ये टिकट भी तो नोट है, टिकट की एक वैल्यू है, टिकट एक रिश्वत है। अगर इस तरह दी जाए तो, अगर इस तरह दिया जाए तो फिर आप फरमाती हैं एक दफ़ा, उसके बाद आपने एक और फरमाया, आपने कराची वालों को कहा कि अगर मिफ्ता जीत गया तो आपकी हर दहलीज पे पानी पहुंचाएंगे, हर दहलीज पे पानी पहुंचाएंगे अगर जीत गया। अगर एक शर्त, अगर आपने वोट मिसबा को दिए, हाँ जी, मशरूत कर दिया मिफ्ता को, तो फिर अब ऐसी स्टेटमेंट्स की जो क्लियरली वायलेशन है, जिनके तहत कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उनका नोटिस लेती नहीं है इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐसे मामले, ऐसी बात, ऐसी खुली कहीं भी बात का नोटिस ही नहीं लेते। बात एतमाद की है, और एतमाद जब तक सब में एक दूसरे पे नहीं होगा, ये ज़रा मुश्किल रहेगा। बैरिस्टर साहब, फरमुदात मरियम नवाज में एक और फरमान भी तो है, शायद आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, कि किसी भी ज़िमनी इंतखाब में अगर कैंडिडेट PMLN के अलावा कोई और जीतेगा तो सिलेक्टेड होगा। और एक और भी फरमुदात में से है आपकी, जी, ये भी आपने ठीक कहा। एक और बीबी की फरमुदात में ये भी है कि भाई आपने इलेक्शन लड़ना है, फिर अपने घर भी जाना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लोग आपका घेराव करेंगे, वही ये इस किस्म की धमकियां देना, हाँ जी, और ये कैंडिडेट्स को और अपने वोटरों को एंगेज करना, ये तो फेयर इलेक्शन का हिस्सा नहीं है ना, हमने कभी सुना। एब्सोल्युटली राइट। बैरिस्टर साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मारूफ कानूनदान हैं, मुझे ये फरमाइएगा कि ज़िमनी इंतखाब में तो वैसे ही टर्न आउट बहुत कम होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट NA 249। टर्न आउट वैसे कम रहा, 21.6% टर्न आउट में से जीतने वाले के कुल 5% वोट्स हैं, यानी उसको 5% लोगों ने मैंडेट दिया है। ये जो मैंडेट इतने कम के बाद कोई जीत का जश्न मनाता है, आपकी नजर में इसके लिए सिर्फ रिकाउंटिंग काफी है या मामले को रीपोल की तरफ चले जाना चाहिए? क्योंकि पब्लिक का वोट तो बहरहाल मैटर करता है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में से अगर सिर्फ 5% लेने वाला बंदा जो है ना वो जीत जाए तो फिर तो कुछ भी ना बचा पीछे। बैरिस्टर साहब, नहीं, जो मारूफ और मुरव्वज ज़ाब्ते हैं जी और कवानीन हैं और रवायात हैं, उनके तहत तो 5% वोट लेने वाला अगर सबसे ज़्यादा वोट लेता है जी तो वो जीत जाता है। ये तो मुरव्वज, और ये कि आज से नहीं, ये 100-150 साल से, और दुनिया में तो मगरिब में तो जब से इलेक्शंस का 300 साल से सिलसिला शुरू हुआ है जी, ये ऐसे ही चलता है। और हमारे यहाँ और बड़े सगीर में भी, सारे बड़े सगीर में जो मुरव्वज और राइज रिवायात और कवानीन है, तरीक़ाकार, तो इस पे एतराज़ नहीं किया जा सकता। कानून ही ये कहता है कि जिसको सिंगल कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट मिले, उसकी गिनती सबसे ज़्यादा हो, वो डिक्लेयर हो। राइट। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि आप लोगों ने ये NA 249 का जो इलेक्शन था इसको मैनेज करवाया, तो और वो कहती है कि मिफ्ता इस्माइल यहाँ से जीत चुके थे। क्या वाकई
इसमें किसी हद तक कोई सदाकत है या इल्जाम बरा इल्जाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पीपल्स पार्टी के ऊपर? मुस्लिम लीग नवाज दरअसल हारने की स्पिरिट में कभी नहीं उनमें आई, और वो उनको 2/3 मेजॉरिटी मिलती रही है और सिलेक्टर्स देते रहे। पहली दफ़ा तो सिलेक्टर्स ने काम नहीं किया। सिलेक्टर्स ने उस रोज़ भी काम किया था जब 1993 में मुस्लिम लीग नवाज को 2/3 अक्सरियत मिली थी। उस वक्त भी काम किया था जब 1997 में मुस्लिम लीग नवाज को फिर 2/3 अक्सरियत मिली थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मेंबर भी मुंतखब नहीं हुआ था पंजाब, सारे पंजाब से। और पहले जो मैंने 1993 का है, असल में 1990 का इलेक्शन। जी हाँ, आई रिमेंबर। 1990 में इनको 2/3 अक्सरियत मिली, 1997 में इनको 2/3 अक्सरियत मिली। फिर आपको याद होगा जब 2013 में इन्होंने 2/3 अक्सरियत ली तो वो वोट ज्यादा काउंट हमारा जा रहा था, पीपल्स पार्टी आगे थी। और इन्होंने आके, नवाज शरीफ साहब ने आके अपने घर के छत से बाकायदा ऐलान फरमा दिया था, हतमी नताइज से पहले, आने से पहले ऐलान कर दिया था हम जीत गए, और कहा था कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे जी, और मुझे इससे कम कुछ मंजूर नहीं होगा। तो फिर सिलेक्टर्स को ये पैगाम पहुंच गया था कि 2/3 अक्सरियत देनी इनको ज़रूरी है, इनकी डिमांड ही 2/3 अक्सरियत है। तो तीनों मरतबा 2/3 अक्सरियत मिली, जिससे ये आइन और कानून में भी। तो इससे तो ये लग रहा है फिर NA 249 में भी फिर कोई सिलेक्टर्स की कार फरमाई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, NA 42 में अगर सिलेक्टर्स की होती ना, 249 मेरे 249 में जी, तो मेरे ख्याल में वोट इससे ज्यादा पड़ा होता। राइट। बैरिस्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं और मैं उसकी तफसील में भी जाना चाहता हूं, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये बशीर मेमन साहब अचानक से कहां से आ गए हैं और इनके पीछे कौन है आपकी नजर में? अब मैं तो बशीर मेमन साहब को ज़्यादा नहीं जानता हूँ। 2-3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में सरेराह मुलाकात हुई है इनसे और गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो आप पैरवी कर रहे थे पीपल्स पार्टी के लीडर्स के ख़िलाफ़, बशमूल खुर्शीद शाह साहब के, आसिफ जरदारी साहब के, इनके ख़िलाफ़ केसेस को आप कर रहे थे। तो मैंने आपने जो आपकी बातों से मैं आपको काफ़ी आपका नेगेटिव व्यू है पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में, बशीर मेमन साहब का। बशीर मेमन साहब, ठीक। और आपने केसेस किए हुए थे उनके खिलाफ, तैयार थे, हुए हुए थे, और उनको जस्टिफाई आप करते थे सुप्रीम कोर्ट के बेंच में। साकिब निसार साहब का बेंच था। तो ये मेरी उनसे मुलाकात थी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इत्तेफाक से मैंने इनका बयान देखा, तो बयान तो मुझे, क्योंकि वो एक बैकग्राउंड है, इनको देखते जब भी आप पढ़ें इनके बयान को या सुने तो इनसे ताल्लुक़ नहीं है उससे मुतालिक, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर याद रखें जिसमें उन्होंने फरमाया अरशद मलिक के बारे में वीडियो वाली बात की थी। वीडियो इन्होंने दिखाई थी मीडिया को और मीडिया के ज़रिए सारे पाकिस्तान को, और उस वीडियो में एतराफ़ कर रहे होते हैं अरशद मलिक साहब मरहूम, जिनको मालूम नहीं उस वक्त के फिल्म बन रही है, और वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने। तो आपको लगता है कि इनकी भी कोई फिल्म बनी हुई है तभी इन्होंने बयान दिया ऐसा? अब अगर आप उस इंटरव्यू में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबी की, मरियम बीबी की अगर देखें तो उन्होंने खुद कहा है, खुद फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप निकाल सकें तो आपके प्रोड्यूसर उसको सुना दें।
वो उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारा सबूत है, बाकी लोग भी ख्याल रखें, याद रखें। मैं बहुत सारे नाम अफशा कर सकती हूँ। तो आपको लगता है कि बशीर मेमन साहब का जो रद्द अमल था या इनका जो बयान है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, जो उनके एक्सप्रेशंस थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं है? स्पॉन्टेनियस तो हरगिज नहीं था, हरगिज नहीं था, वो तो नजर आता था। अब किस बुनियाद पे वो स्पॉन्टेनियस नहीं था या क्या वजह थी, वो मैं आपको बात कर रहा हूँ। वो वजह मैं आपसे पूछता हूँ सर। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है क्योंकि जरूरी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये बशीर मेमन साहब की जो गुफ्तगू थी, जब बयान था प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। क्यों नहीं था, इसकी रीजंस क्या थी? उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम में वो अपने बयान से बाकायदा तौर पर यू टर्न ले गए, उसकी क्या रीजन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ आज इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक से पहले आप हमसे बात कर रहे थे कि क्या वजूहात हैं कि मेमन साहब के जो एक्सप्रेशंस थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे। आपको क्यों ऐसा लगा? और अगर ऐसा नहीं था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसके पीछे कोई वीडियोस वाली कहानी हो सकती है, तो फिर एकदम से अपने बयानात से यू टर्न क्यों ले गए हैं मेमन साहब? इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी साइड पर भी किसी के पास फिर वीडियो है जिसकी वजह से वो अपने बयान से वापस हटे? पहली बात तो यह है कि वो अपने बयान से वापस हटे नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म नवाज इमरान खान से जी, उसमें उन्होंने मुझे बराह रास्त नाम लेके नहीं कहा। उन्होंने गुंजाइश रखी भी है, उनको पीछे से जो हैंडल कर रहे हैं उन्होंने गुंजाइश ये इतनी दी भी है और उसको रखी भी है। बाकी उन्होंने बात लॉ मिनिस्टर और वो जो अकाउंटेबिलिटी के एडवाइज़र हैं शहजाद अकबर, उनकी ज़बानी और फिर उन्होंने उसके ज़रिए इमरान खान से निस्बत उस बयान की रखी है और उन हिदायत की जो इमरान खान ने मुबैना तौर पे इनको दी हैं। तो उससे गुरेज इतना नहीं किया इन्होंने। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें अगर आप देखें तो मुझे जो महसूस हुआ, और मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ दीगर प्रोग्रामों में जी कि 50 साल से इसी दश्त की तैनाई करते हुए गुजरे हैं और उसमें गवाहों को बयान देते हुए और गवाहों को पर जिरा होते हुए गवाहों के डिमीनर और उनकी तबीयत और तबाह उस को पर गौर करते हुए और देखते हुए और मुशाहिदा करते हुए 50 से ज़्यादा साल गुजरे हैं जी। ऐसे गवाह जो होते हैं वो बड़े, जिस तरह बशीर मेमन साहब ने बयान दिया है, हाँ जी, वो बयान उनका उसमें सांचे में फिट करता है, फिट होता है कि ये किसी ने कोई मतलब है सोच विचार करके कोई स्क्रिप्ट दे के प्लान्ड था। आप ये कहना चाह रहे हैं प्लान्ड था? प्लान्ड कह लो, सोचा समझा, स्क्रिप्टेड कह लें, प्लान्ड कह लें, मनसूबाबंदी के तहत। अच्छा, तो आपने अभी एक तज़किरा फरमाया, आपने कहा कि पीछे वालों ने एक इतना सिलसिला रखा है, मार्जिन रखा है कि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। आपकी जो मैं बात समझ पाया हूँ वो यही है? नहीं, सनद तो उन्होंने रख लिया ना, वो तो कहला दिया जो कहलाना था, वो तो उससे कहलवा दिया। उनको चाहिए, अब तो चाहिए PML नवाज को, अगर वो भी इस पे ही पूरा यकीन और रखते हैं और रखना चाहिए उनको, ये उनका हक है, तो उनको चाहिए कि वो बशीर मेमन साहब को बतौर सफाई का गवाह अपने रेफरेंस में, अपने खिलाफ रेफरेंस में पेश करें और फिर उनकी जिरा हो और फिर उस पर अगर अरशद मलिक का केस भी आए तो उसको भी डिफेंड करने के लिए तैयार हो कि अरशद मलिक को
किस तरह कौन सी एक टेप थी जो चलती रही सोशल मीडिया पे और बड़ी बेहुदा टेप थी, और फिर ये बताना पड़े मोहतरमा मरियम बीबी को कि वो कौन सी टेप्स और हैं, किस किस की और टेप है, ये तो लोग जानना चाहेंगे, ये तो अदालत भी जानना चाहेगी, हर अदालत जानना चाहेगी। जहाँ बशीर मेमन का की शहादत या उसका बयान पढ़ा जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा, वहाँ हर अदालत जानना चाहेगी कि उनके पास और क्या कुछ किस किस की टेप्स हैं जो उन्होंने कहा मेरे पास हैं, और ये तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास हैं। जी जी। तो साथ उनकी सारी सुप्रीम काउंसिल बैठी हुई थी, सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सब इसमें शामिल हैं। तो वो पता है किसी ना किसी को तो गवाह बुलाएंगे, अगर बीबी ना भी आना चाहें या ना भी आ सकें। तो ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, ये बशीर मेमन अगर किसी अदालत में पेश होगा तो ये अरशद मलिक नंबर 2 होगा। अच्छा, बशीर मेमन अगर अदालत में पेश होते हैं तो अरशद मलिक नंबर 2 होंगे, और इस तरह की शख्सियात आने वाले दिनों में मजीद भी उभर सकती हैं, आपको लगता है बैरिस्टर साहब? ये मैं नहीं जानता, ये मुस्लिम लीग नवाज वाले जानते होंगे, उनको बताना चाहिए और अदालत को उनसे पूछना चाहिए कि आप हमें इन एडवांस बता दें। ये तो नहीं, आप ब्लैकमेल के लिए तो नहीं रख सकते आप ऐसी शहादत और सबूत को कि सिर्फ उस वक्त उस सूरत में हम पेश करेंगे जिस सूरत में हमने किसी को से कोई बयान दिलवाना हुआ, और फिर हम पेश करेंगे, और फिर हम पेश वो ब्लैकमेल टेप तो पेश भी नहीं करेंगे। वो क्या है, वो कुछ नहीं, बस जिसको से बयान दिलवाना है उसको पेश कर देंगे। वो पहले अरशद मलिक था, अब बज़ाहिर ये है बशीर मेमन। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल सर, अगला सवाल कौन सा है जिसकी टेप है इनके पास, वो इनको बता देनी चाहिए और अदालत में सारी टेपें जमा करा देनी चाहिए। आने वाले दिनों में इसका भी पता चल जाएगा। बैरिस्टर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें तो काफ़ी जुदा नज़र आती हैं, ख़ासतौर पर पीडीएम ब्रेकअप जो हुआ है, उस ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ, लेकिन मौलाना साहब ने पीडीएम में वापसी के हवाले से अभी भी उम्मीद लगा रखी है पाकिस्तान पीपल्स। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब गिलानी साहब की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके मौलाना साहब की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा पीडीएम का प्रोएक्टिव हिस्सा बन सकती है? बैरिस्टर साहब, मुझे इम्कान तो नहीं लगता, पर ये इज्तिमाई फैसला होता है जी, और मौलाना साहब कहते हैं कि माफ़ी मांग लें और आ जाएं। मुझे इम्कान तो नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा इज्तिमाई फैसला होगा। पर इस वक्त तो हम इन्होंने बड़ी नारवा किस्म की तरीक़ेकार और वजह रखी हुई है। आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुताल्लिक या नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक ऐसा लगता है कि उनके मफादात का टकराव है जिसकी वजह से पीडीएम अपनी जगह पर मुत्तहद नहीं रह सकी? क्या ज़ाती मफादात का मामला था या कोई और मामला था? मैं नहीं कुछ कह सकता। इस पर आपको ज़ाती मामला भी बड़े गंभीर हैं। हाँ। और बड़े फंसे हुए हैं, और अल्लाह ताला सब के ज़ाती मामलात को मेरे ऊपर मेहरबानी के फरमाए, लेकिन उनके जो सियासी मामलात हैं वो भी बड़े गंभीर और एम्बिशस हैं। उनकी जो तवक्कुआत हैं, अब ये मालूम नहीं मुझे उनके सियासी मामलात या उनकी जमात के मामलात सबकत लेते हैं या उनकी ज़ाती मामलात उन पे सबकत लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा सर मुल्क से बाहर जा सकती हैं आने वाले दिनों में? ये इम्कान पाकिस्तान में वैसे तो माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती।
बात मेरी समझे आप? हाँ, मैं बिल्कुल समझाऊं आपकी बात सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझाऊं। मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ सर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, तो उनका बाहर आना, चीज़ों का किसी हद तक डिफ्यूज होना, कहीं कोई अंदर खाने बाला कोई सेटलमेंट कुछ नजर आती है? बैरिस्टर साहब, आप तो माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, आप तो हालात की नब्ज पर हाथ रखते हैं, आपको कैसे नहीं अंदाजा होगा? जी, बात कुछ तो हुई होगी यकीनन। इस तरह तो इतने केस में जिसमें आपने अपने खुद पहले दरखास्त जमानत वापस ले ली हो जी, फिर जो वाकयात बयान कर दिए जस्टिस गुराल ने और जो उन्होंने फैसला लिख दिया और उसमें जो फैक्ट्स फिगर्स और टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स जिसको टीटी कहते हैं, जी जी, बगैर किसी मनी ट्रेल के इतनी ज़्यादा टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स का जिक्र कर दिया, वहाँ उनके बाद तो मुझे इम्कान इनकी ज़मानत का नहीं लगता था। तो मैं किसी के जेल से बाहर आने के खिलाफ नहीं हूँ। जी जी, जितने जो भी जेल में हैं उनकी अल्लाह करे जो मियाद है कैदी की असीरी की वो कम हो। मैं खुद बड़ी जेलें काट चुका हूँ, तो लेकिन इसका इम्कान नहीं लगता था कि ख़ासकर वो टीटीज जो थी जी, वो जिस तरह उनका सिलसिला चला था टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स का कि करोड़ों रुपए लाहौर से लंदन और लंदन से यू टर्न लेके, ये एकदम इंस्टेंटेनियस यू टर्न लेके पाउंडों की शक्ल में लाहौर के बैंक अकाउंट में वापस आ रहे हैं और कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैकडोर अंडरस्टैंडिंग के जरिए शहबाज शरीफ साहब दोबारा से मंजर आम पर आए हैं और इसका नून लीग को फायदा होगा, नुकसान होगा? सर नहीं है जी, नून लीग क्या करना चाहती है, क्या उसके आगे मराहिल है या चैलेंजेस है। लेकिन सर आपको पीपल्स पार्टी का तो इल्म होगा ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वक्त पर हमने ये सुना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब हमजा शहबाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से 1-to-1 बात करने के लिए तैयार हैं, मरियम बीबी से बात नहीं करना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है ना सर? नहीं, वो तो ये है कि हमजा शहबाज जो है वो पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पंजाब की असेंबली में जी इलेक्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन है। शहबाज शरीफ साहब जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, और दोनों और शहबाज शरीफ साहब तो सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सो उन्होंने तो यही कहा कि इनसे बात करनी है। उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा कि मैं किसी और से बात ही नहीं करूँगा, शायद खाकान अब्बासी से बात नहीं करूँगा, मैं उनके मुसद्दक मलिक साहब से बात नहीं करूँगा। उन्होंने तो कहीं ये नहीं कहा। जिनके जो मौजू थे वो यही दो थे, हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके बारे में उन्होंने कहा कि बात करेंगे। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब आप साथ मौजूद रहिएगा। फातिमा रज़ा, ब्रेक का वक्त हुआ है, चाहते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने बात करनी है जहांगीर तरीन ग्रुप की, और ये जो मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद फिर इंक्वायरी ऑफिसर के तब्दील होना, फिर दोबारा से उसी ऑफिसर को लगा दिया जाना, ये डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है? क्योंकि नून लीग ये समझती है कि जो हो रहा है ये तो ड्रामा है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या समझती है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब, मुल्क के मारूफ सियासतदान, नामवर कानूनदान, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब एक दफ़ा फिर से आपके वक्त के लिए। सर, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, ये ग्रुप का बनना, अव्वल तो वो लोग एडमिट ही नहीं करते ये ग्रुप है, लेकिन बहरहाल एक पार शो तो है जिसकी वजह से किसी हद तक बैकफुट पे लाया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस को। तो आपको लगता है कि ये ग्रुप वाकईतन कोई ग्रुप है और इसने असर दिखाया है हालिया दिनों में किसी तरह का प्राइम मिनिस्टर का बैकफुट पे जाने पे? ग्रुप यकीनन है और ग्रुप ने असर यकीनन दिखाया है।
प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बैकफुट कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। क्योंकि इतने बंदे अगर मिसाल के तौर पे वोट ना दें किसी भी तहरीक अदम एतमाद पर, जी, वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो या वज़ीर आला बुज़दार के ख़िलाफ़ हो, तो वो तो पार्टी पीटीआई तो जीत ही नहीं सकती वो तहरीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इनको भी ये आती है कि अगर ये ऐसी तहरीक के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो ये भी अपनी सीटों से जाते हैं, तो नुकसान दोनों का होता है। ये भी अपनी सीटों पे नहीं रह सकते और कोई एमएनए कोई एक एमएनए या एक एमपीए भी ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत अरसा कई दहाइयों में मेरी पार्लियामेंट में शिरकत रही है। कोई एक एमएनए कोई एक एमपी ऐसा नहीं होता जो 2 साल पहले अपनी मियाद पूरी होने से इलेक्शन में जाने का शौक रखता हो। तो ये बड़ी रुकावट होगी इस ग्रुप को किसी तरह भी फ़ाल होने में, फ़ाल होके कोई ज़र्ब लगाने में। जहांगीर खान का ग्रुप जो है उसमें ये एक मुश्किल उनको है कि वो अपनी चूँकि सीटों से जाते हैं, अगर वो इमरान खान के या बुज़दार के ख़िलाफ़ वोट देते हैं या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कोई तहरीक लाते हैं या बाहर ही बैठ जाते हैं और वोट देते ही नहीं एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी, तो अगर वो इस तरह बाहर बैठ जाते हैं तो असेंबली अगर उसके नतीजे में बर्खास्त होती है तो उनको इलेक्शन में जाना पड़ता है, उनको उन्हीं वोटरों के सामने जाना पड़ता है जिनसे उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए थे। तो दुश्वारी होती है उनको। तो दुश्वारी इसकी मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को भी है और इस ग्रुप को भी है। एक स्टेलमेट हुआ हुआ है इनमें और कुछ देर स्टेलमेट ही चलेगा। राइट सर। अच्छा, इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से चिमटने वाले नहीं, ज़रूरत पड़ी तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये कहते हैं असद उमर साहब। ये स्टेटमेंट उस वक्त आया है जब बहरान के बाद बहरान आया। आपको याद होगा कि पहले पीडीएम बनी, पीडीएम के बाद जहांगीर खान तरीन साहब वाला ग्रुप उभर कर सामने आया, फिर एक जमात को, मजहबी सियासी जमात को कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद अभी फिर मीडिया पर कदगन लगाने की बातें शुरू हो गई हैं और पैमरा ने एडवाइजरी देना शुरू हो गई है। तो बहरान दर बहरान और फिर ज़मीनी इंतखाबात में भी हारना और उसके बाद ये बयान आना, आपको लगता है कि कहीं कोई असम्बलियाँ टूटने वाली बात सादिक आती है उनके इस बयान के बाद? कुछ ऐसा चल रहा है अंदर? इमरान खान को अपनी हुकूमत संभालने में तो बहुत दिक्कत पेश आ रही है जी, और संभाले रखने में भी बहुत दिक्कत पेश आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो कराची का नतीजा आया है जिसमें 5वें नंबर पे उनकी पार्टी आई है जी, और 4 जमातें उनसे ऊपर हैं और एक ऐसी सीट जो उनकी अपनी सीट थी जी, जो खबर थी फैसल वाडवा को क्यों उन्होंने इतनी रियायत दी कि उसको सेनेट में भी सीट दे दी और उसके बाद अपने घर की भी बर्बादी करवा ली सारे कराची में। इसका क्या फ़ायदा उनको हुआ मुझे नहीं समझ आती। वाडवा के साथ बहुत ही कोई उनको दोस्ती बहुत ही गहरी है और होगी, वरना वाडवा को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था, अपनी पार्टी के साथ से ये इंतकाम नहीं लेना चाहिए था। तो क्या फिर असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जा सकते हैं बैरिस्टर साहब? आपको क्या लगता है? का अंदरूनी मसला है। क्या जी आपने फरमाया? असम्बलियाँ टूटने वाली बात उनकी जो है, अगर ज़रूरत पड़ी तो असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है बिफोर 2023? टूट सकती हैं, तोड़ भी सकते हैं और उनकी मर्जी के बगैर भी टूट सकती हैं अगर डेडलॉक असेंबली में आ जाए। अच्छा, और यानी सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए कि वो उस दहाने पे आ जाए कि असेंबली टूट जाए, सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए। हंग पार्लियामान है, कुछ भी हो सकता है। जी, ये हो सकता है आइन के तहत, आइन के तहत हो सकता है। राइट। अच्छा सर, पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त जेस्चर का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये के ऊपर कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में इंडिया को ये पेशकश की, भारत को ये पेशकश की कि पाकिस्तान उनकी इमदाद करना चाहता है, वेंटिलेटर्स देना चाहता है, मास्क देना चाहता है, ऑक्सीजन देना चाहता है। लेकिन भारत की जानिब से इसके ऊपर जवाब नहीं आया। 1.5 हफ्ता हो गया है, 1.5 हफ्ते में जवाब नहीं आया।
कि पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था, और अगर लिया है तो भारत को जवाब देना चाहिए था, और अगर नहीं दे रहा तो इससे तो साफ जाहिर हुआ कि भारत कतई तौर पर पाकिस्तान से रवाबित रखने के हक में नहीं है। ये जो कोविड का मसला है ना जी, ये एक आलमी मसला देखा जाएगा और समझा जाएगा। राइट सर। इसमें जो आपके रवैये हैं वो आलमी राय आमा को देख के और एक इंसानियत के असूलों के हवाले से होने चाहिए। खुदा ना करे हमारे यहाँ इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए जो भारत में है, और हमारे से कोई हमारे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं है ये ऐसा मकाम जी। ये यकदम भी ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाए जी, मरीज ज़रा ज़्यादा हो जाए, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ जाए, तो ये सूरत यहाँ भी हो सकती है। बस दुआ कीजिए जो पाकिस्तान ने अगर किसी अपने दुश्मन के हवाले से भी उसको इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर, इंसानी बुनियादों पर पेशकश की, वो अच्छी बात की। हम नहीं समझते कि नहीं सर, हमने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन उस गुड जेस्चर का जवाब तो कम से कम आना चाहिए था ना। इंडिया ने अमेरिका को जवाब दिया, इंडिया ने बरतानिया को यस किया, इंडिया ने रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, उनसे एक ऑक्सीजन मांगी। पाकिस्तान की इस पेशकश का जवाब तक नहीं दिया। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। मेरा सवाल यह था सर। लेकिन सवाल तो पूछ लेते हैं मुकम्मल, और 2 मरतबा 3 मरतबा पूछते हैं और जवाब मुकम्मल नहीं होने देते। सर कर लें प्लीज कर लें। एक आना था, और मैं कह रहा था जो पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को इंसानी बुनियादों पर जो पेशकश की वो अच्छी बात थी। जो उन्होंने उसकी तरफ कोई सीरियसली संजीदगी से देखा नहीं और जवाब नहीं दिया, ये उनकी बुरी बात है। मैं ये कहना चाह रहा था बीच में आपने, और ये उनके लिए कोई तुर्राए इम्तियाज नहीं है। ये हिंदुस्तान पहले दिन से, खासकर मोदी का हिंदुस्तान, जी, मोदी का हिंदुस्तान पहला हिंदुस्तान नहीं है जो इससे पहले जो वाजपेयी का हिंदुस्तान था। वाजपेयी का भी तो आखिरकार पैदल चल के लाहौर आके और लाहौर मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी। एक वो भी था, वो भी वाजपेयी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ही थी। लेकिन मोदी ने जो सख्त रवैया रखा है उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो कश्मीर में है। इतनी सफाकी कि इतनी बड़ी आबादी, 90 लाख आबादी को आपने कैद कर रखा है, कैदी बना रखा है, जिसकी पता नहीं, अब लोग तो यही कहते हैं जिसकी पंजाबी में हम कहते हैं जिसकी से सारे हिंदुस्तान में कैद खाना बन गया है। बिल्कुल, बेशक। लेकिन फिर भी हम भारतीय शहरियों के लिए दुआ गो हैं, और कि उनके लिए बेहतरी हो, उनकी हुकूमत जैसी कैसी हो। हमसे वो नफरत करती हो हुकूमत, हम उससे नफरत करते हो, लेकिन शहरी आम माँ, आम बच्चे, आम बहन, आम भाई, छोटे बच्चों की तो कोई इसमें ज्यादती या कसूर नहीं है ना। तो हमने जो किया, अगर इंसानी बुनियादों पे किया तो दुनिया इसको तस्लीम करेगी, और मोदी का जो रवैया गलत रवैया रहा उसको भी दुनिया देखेगी। इससे हमें उनके जवाब ना देने से कोई नुकसान नहीं होता। हमें ऑफर कर देनी चाहिए थी जो हमने की। हमने गुड जेस्चर दिया, हमने अच्छी ऑफर की, और हमें इससे नुकसान नहीं होता कि मोदी जवाब देते या नहीं देते। जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, आप इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में मौजूद थे। 2 बड़ी खबरें दे गए हैं, 2 बड़ी बातें कर गए हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने ये दी कि बशीर मेमन अरशद मलिक पार्ट 2 हैं। उन्होंने बाकायदा खुलकर कहा कि बशीर मेमन अरशद मलिक पार्ट 2 है। एक तो ये बोला। दूसरा उन्होंने बात की कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं, उनसे गवर्नमेंट सही से रन नहीं हो रही है, और अगर हालात इसी तरह रहे तो 2 रास्ते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, और दूसरा ये है कि हालात ऐसे डेवलप हो जाएं कि असम्बलियाँ खुद से टूट जाएं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो आज एतजाज़ अहसन साहब ने हमारे शो पर कही है। ख्वातीन और हज़रात, डेवलपिंग पॉलिटिक्स है, जो भी चेंजेस आती रहती हैं हम उसी हवाले से अपनी डिबेट को मुनक़िद करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।